नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूरे कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसानी से समझा सकूँ, फोटोज़ के माध्यम से और भी तरीक़ों से। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो दीमक होता है ये किस गण का सदस्य है। ठीक है, गण को हम लोग ऑर्डर बोल देते हैं, इंग्लिश में ऑर्डर। ठीक है, तो दीमक को हम लोग सफ़ेद चींटी के नाम से भी जानते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे दीमक ना लिख के वो लिख दे सफ़ेद चींटी या वाइट आंट लिख दे, तो आपको पता होनी चाहिए ये बात। तो कह रहा है कि दीमक किस गण का सदस्य है, तो ये आपका है आइसोपटेरा का। किसका है? आइसोपटेरा का। जैसा कि आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, सफ़ेद चींटियाँ हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सफ़ेद चींटी। सफ़ेद चींटी से आप कंफ्यूज मत होइएगा। कैसे कि अगर पूछ ले कि चींटी का गण क्या होता है, तो आप आइसोपटेरा मत मारिएगा। ठीक है, आइसोपटेरा किसका? सफ़ेद चींटी का। सफ़ेद चींटी को हम क्या बोलते हैं? दीमक बोलते हैं। ठीक है, और दीमक का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ओडोंटोटर्मस ओबेसस। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने बता दी आपको। और चींटी का अगर गण पूछ ले तो हाइमनोपटेरा होता है, और सफ़ेद चींटी का आइसोपटेरा। इतना टफ क्वेश्चन आता नहीं वैसे, लेकिन अगर आप हाई लेवल एग्जाम देंगे जैसे बीएचयू वगैरह का, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि सफ़ेद चींटी का गण बताइए या फिर खाली चींटी का गण बताइए। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको अगली स्लाइड पे ले चलता हूँ। वहाँ पे मैं पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा आपको। तो पहले यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपना कॉन्सेप्ट शुरू करूँगा। अच्छा, अगर मैं ये एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको हम क्षैतिज बोलते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्षैतिज। इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दूँ, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब मैं इसको बिगाड़ के एक दूसरी लाइन खींच रहा हूँ। अगर मैं ये लाइन खींच रहा हूँ तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आपने कहा कि हम इसको वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल, या फिर हम इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊपर नीचे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, सीधी लाइन ऊपर नीचे, इसको आप क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। अब बेड़ी वाली को क्या बोलेंगे? जो दाएं बाएं होगी उसको बोलेंगे हम लोग क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल। तो ये चीज़ें आपको आगे जो आने वाला कॉन्सेप्ट है उसमें इस्तेमाल होगी, तो मैंने इसीलिए पहले आपको बता दी। अब मैं यहाँ पे बादल बना लेता हूँ। देखिए, मैंने ये बादल बना लिया यहाँ पे, क्योंकि वर्षा करानी है तो बादल चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पानी गिरेगा, ये बारिश हुई। अब ये आपका पौधा लगा है, ये भी आप जानते हैं। ठीक, अब ये जो है आपकी सतह देख रहे हैं, ये मृदा की, आपकी मिट्टी की ऊपर वाली सतह है। जब ये पानी गिरेगा, अभी जब पानी जमीन पे आ जाएगा, तब ऊपर वाली सतह से पानी जमीन के अंदर जाएगा। मतलब क्या होगा? ऊपर वाली सतह से पानी की क्या होगी? एंट्री होगी। उस एंट्री को हम लोग बोल देते हैं इनफिल्ट्रेशन। हिंदी में इसको बोल देते हैं अंतःस्यंदन। अंतःस्यंदन। तो मैंने आपको क्या बताया? जब पानी ऊपर वाली सतह से, मृदा की ऊपर वाली सतह से जमीन के अंदर एंट्री लेगा, ठीक है, मृदा के अंदर एंट्री लेगा, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? इनफिल्ट्रेशन बोल देते हैं। मतलब इनका इंग्लिश वालों के लिए देखिए कितना सरल। इन मतलब अंदर, फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेट करना। जब एंट्री लेगा तो उसको क्या बोल देंगे? अंतःस्यंदन। अब मैं इसको बिगाड़ देता हूँ, अगली चीज समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे परकोलेशन दिया गया हुआ है, ये एरो नीचे जा रहा है, और यहाँ पे क्या देखिए, ये वाटर टेबल बनी हुई है। आप कहते हैं ना कि जैसे जिस साल बारिश कम होती है तो आप कहते हैं कि इस साल वाटर टेबल काफी नीचे चला गया है। तो उसका मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। तो जैसे आपने देखा कि इनफिल्ट्रेशन से हमारे, या फिर अंतःसंदन से हमारे जो पानी था उसकी एंट्री हो चुकी है मृदा में। अब वो पानी क्या करेगा? या तो वो इधर उधर भागेगा, या तो वो सीधा नीचे चला जाएगा और वाटर टेबल में मिल जाएगा जाके। तो जब वो पानी, ठीक है, जब वो पानी मृदा प्रोफाइल के समस्त संस्तरों से होते हुए या फिर होराइजन से होते हुए वाटर टेबल में मिल जाता है जाकर, तो उसको क्या बोलते हैं? परकोलेशन। परकोलेशन को हम लोग अंतःश्रवण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःश्रवण। तो दो चीजें मैंने आपको बता दी। इनफिल्ट्रेशन मतलब एंट्री, जब मृदा में पानी आपका एंट्री लेगा ऊपर वाली सतह से, तो उसको इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे। जब वही पानी नीचे चलता चला जाएगा और वाटर टेबल में मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे पानी नीचे क्यों चला जाता है? तो आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, जैसे न्यूटन जो थे हमारे, उनके ऊपर सेब गिरा था के, ठीक है, सेब। तो वो उन्होंने सोचा आखिर ये क्यों गिरा के, तो उन्होंने वहां से गुरुत्वाकर्षण की खोज करी। तो कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ जाती है तो उसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। ठीक है, तो ये पानी नीचे तक जाएगा, इसका भी कारण क्या है? ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। तो परकोलेशन को हम क्या बोल देंगे? जब मृदा प्रोफाइल से होते हुए वो वाटर टेबल में चला जाएगा पानी, तो उसको बोल देंगे परकोलेशन या अंतःश्रवण। और जब वो एंट्री मारेगा तो उसको बोल देंगे अंतःस्यंदन या इनफिल्ट्रेशन। अब देखिए कुछ टर्म और है, वो भी आपको जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख रहे होंगे, ये फोटो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पौधा बना है और यहाँ पे लिखा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं वाष्पोत्सर्जन।
तो जब पौधों के वायवीय भागों से, ठीक है, जब पौधों के वायवीय भागों से जल की हानि होती है या जल नष्ट होता है या ऊपर चला जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। अब थोड़ा और डिटेल में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो कैसा होगा कि जैसे आप इरिगेशन देते हैं, अपने पौधों को सिंचाई देते हैं और बारिश से भी उनको पानी मिलता है, तो इतना ज़्यादा पानी का वो करते क्या है, आप सोचते जरूर होंगे, ठीक है। तो जितना उनको इस्तेमाल करना था पानी पौधे, उतना वो इस्तेमाल कर लिए। अब बाकी जो बचा उनके पास पानी, वो तो एक्स्ट्रा है ना, अतिरिक्त पानी है। अब वो कहाँ चला जाएगा? वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में चला जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन की आप डेफिनेशन समझ गए क्या होगी कि जब पौधे के वायवीय भाग का मतलब ऊपर वाले में तना आ जाएगा, ठीक, पत्ती आ जाएंगी, ये सब आ जाएगा, जड़ें नहीं आएंगी। अब जिनकी जड़ें ऊपर होती हैं उनकी बात अलग है। तो जब यहाँ से जल की हानि होगी या जल ऊपर जाएगा वाष्प के रूप में, किसके रूप में? वाष्प के रूप में, तब इसको हम क्या बोल देते हैं? वाष्पोत्सर्जन। जब वाष्प के रूप में वायवीय भागों से, पौधों के ऊपर वाले भागों से जल की हानि होगी, तब उसको क्या बोल देंगे हम? वाष्पोत्सर्जन। मैंने आपको 3 चीजें अभी तक बता दी। एक क्या बताया? अंतःसंदन, फिर अंतःश्रावण और तीसरा वाष्पोत्सर्जन, ठीक। अब यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, ये नहर है, ये देखिए एक नहर है। अब इसके पड़ोस में जो खेत है, क्या आपको नहीं लगता है कि इसका पानी रिस के वहां तक पहुंच जाता होगा? तो एक टर्म और है यहाँ पे, सीपेज जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग रिसाव बोल देते हैं, रिसाव। तो जब पानी क्षैतिज गति करता है, अब जैसे मान लो यहाँ से ये पानी एंट्री लिया था, ठीक, उसके बाद इसको नीचे जाना था, लेकिन ये नीचे ना जाके इधर उधर चला गया थोड़ा पानी, तो ये कैसी गति हुई? ये क्षैतिज गति हुई ना। अभी मैंने आपको बताया था जब दाएं बाएं गति करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज। तो जब क्षैतिज गति करेगा पानी, उसको हम क्या बोल देते हैं? सीपेज। जैसे आपने देखा होगा जो खेत नहर के पड़ोस में होते हैं उनमें जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसका कारण ही क्या है? रिसाव है, कि वहाँ का जो नहर का पानी होगा वो रिस कर आपके खेत में पहुंच जाएगा, यही कारण है उसका। तो मैंने आपको ये 4 कॉन्सेप्ट बता दिए। एक क्या था? अंत्यसंदन, दूसरा अंतःश्रावण, तीसरा वाष्पोत्सर्जन और चौथा सीपेज। अब एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ से मैं बता दूं वो भी, उसके बाद अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। लीचिंग क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपने परकोलेशन में पढ़ा था कि ये पानी नीचे चला गया पूरा, ठीक। अब मान लो जैसे आपने यहाँ पे फर्टिलाइजर डाला था, खाद डाली हुई थी, तो उसमें जो पोषक तत्व मौजूद थे, ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये गोल गोल पोषक तत्व बना दिया, ठीक। अब इस पानी में घुलकर अगर ये पोषक तत्व भी इस जड़ वाले क्षेत्र से बाहर चले जाएं, ठीक है, रूट जोन से बाहर चले जाएं, तो उसको क्या बोल देंगे? लीचिंग बोल देते हैं हम लोग। तो परकोलेशन और लीचिंग में आप डिफरेंस समझे? परकोलेशन में क्या था या अंतःश्रावण में क्या होता था कि केवल जल ही चला जाता था नीचे और वाटर टेबल में मिल जाता था जाके, ठीक। और लीचिंग में क्या होता है? जल के साथ साथ जो आपके पोषक तत्व जो होंगे वो भी चले जाएंगे, जो आपका जड़ क्षेत्र होगा उसके बाहर चले जाएंगे, रूट जोन के बाहर चले जाएंगे, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? लीचिंग बोल देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब बड़ी आसानी से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इससे रिलेटेड तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि मृदा प्रोफाइल में पानी की क्रमशः ऊर्ध्वाधर, मैंने आपको बताया था, एक बताया था क्या ऊर्ध्वाधर का मतलब? ये सीधी ऊर्ध्वाधर गति करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे? अंतःश्रावण। यहाँ पे अंत्यसंदन क्यों नहीं हो सकता? मैंने बताया था कि जैसे मान लो ऊपर की आपकी ये सतह है, ठीक है, ये सतह है आपकी। अब इससे जब एंट्री लेगा मतलब अंदर घुसेगा पानी, ठीक है, उसको बोल देंगे अंतःसंदन। और जब वो नीचे चला जाएगा ऊर्ध्वाधर गति करके तो उसको क्या बोल देंगे? अंतःश्रावण या परकोलेशन। और सीपेज में बता चुका हूँ, जब लिखा हो क्वेश्चन में कि वो क्षैतिज गति कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, कैसी गति कर रहा है? क्षैतिज गति, तो उसको हम क्या बोल देंगे? रिसाव या सीपेज। और ट्रांसपिरेशन मैंने आपको अभी बताया, जब पौधे के वायवीय भागों से जब जल की हानि होती है वाष्प के रूप में तो उसको क्या बोल देते हैं? ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी डिटेल्ड था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि अब आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कृत्रिम योनि का तापमान कितना होता है, कृत्रिम योनि का तापक्रम कितना होता है। तो जो कृत्रिम योनि होती है हमारी, उसका हम लोग उपयोग किसमें करते हैं? जो हमारा सांड होता है उसका वीर्य एकत्रित करने में, ठीक है, वीर्य को इकट्ठा करने में। और जब हम वीर्य इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको हम लोग रखते कहाँ हैं? तो उसको तरल नाइट्रोजन पे रखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तरल नाइट्रोजन पे। और ये भी पूछ लेते हैं कि इसका तापक्रम क्या होता है, किस तापक्रम पे रखते हैं? तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, तो इतना याद रखिएगा कि जो हम वीर्य है उसको संग्रहित करते हैं वो किस तापक्रम पे करते हैं? तो वो है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और किस पर रखते हैं? तरल नाइट्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन पर रखते हैं। अब क्या कह रहा है कि कृत्रिम योनि का तापक्रम कितना होना चाहिए? तो ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जो उसका एंगल होना चाहिए तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया,
तो अगर आपका पूछ ले कि कृत्रिम योनि का एंगल कितना होना चाहिए, तो वो 45 डिग्री होना चाहिए, ताकि जो आपका सांड होता है उसको आराम रहती है। और तापक्रम पूछ ले तो 42 डिग्री। और वीर को रखेंगे किस पे, तरल नाइट्रोजन पे, और टेम्परेचर या तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि डबल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। तो डबल सुपर फास्फेट को हम DSP लिख लें, डी मतलब डबल सुपर फास्फेट, तो इसमें होती है आपकी 32। और यहाँ पे अगर लिख दे SSP सिंगल कह दे तो उसमें हो जाएगी 16%। अब यहाँ पे 16 गुनी 2 मतलब डबल 32, जैसा कि यहाँ पे आपका सही हो गया। अब लिख दे यहाँ पे TSP अगर कह दे मतलब ट्रिपल मतलब 3 बार। अब आपको पता है SSP या फिर सिंगल सुपर फास्फेट में 16 होती थी, तो इसको हम गुणा 3 से कर दें, कितनी आ जाएगी 48%। 3 चीजें मैंने आपको बताई कि अगर पूछ ले डबल सुपर फास्फेट में तो 32, सिंगल में पूछ ले तो 16, ठीक है, और ट्रिपल में पूछ ले तो आपका 48। बस आपको गुणा कर देना है और कुछ नहीं। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे फोटो में दिया गया है कि सिंगल सुपर फास्फेट में एक तो पाया जाता है फास्फोरस, कितना 16%, दूसरा सल्फर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका SSP होता है उसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है, सल्फर की मात्रा, ठीक। तो आपको क्या बतानी है, 12% होती है। इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है 21%। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो SSP है आपका, वो सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया गया था इंडिया में, मतलब भारत में बनने वाला पहला उर्वरक कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, सिंगल सुपर फास्फेट। कौन सा है, सिंगल सुपर फास्फेट। तो ऐसे हमारा जो इंस्टाग्राम है उस पर भी हमारा पेज है, तो आप वहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हैं। आपको @agriparadigm सर्च करना है और ऐसी मज़ेदार पोस्ट वहाँ पे आती रहती है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अपनी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फास्फोरस सही हो जाएगा। कोशिका से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सब पता होनी चाहिए कि पहले कोशिका की खोज किसने करी, तो आपको पता होगा, ये तो सरल क्वेश्चन है वैसे, अब आता नहीं, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अगर पूछ ले जीवित, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने करी, तो कौन है वो, एंटनी वान लीवेनहॉक। इन्होंने क्या करी थी, जीवित कोशिका की खोज करी थी। और अगर पूछ ले यहाँ पर कि केंद्रक की खोज, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, रॉबर्ट ब्राउन। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद करनी थी। अब यहाँ पे लिखा है ऊर्जा मुद्रा, यहाँ पे क्या पूछा गया था, तत्व के बारे में। तत्व आपको पता चल गया फास्फोरस होता है। अब यहाँ पे अगर कोशिका का अंग पूछ ले, कौन सा अंग होता है जो ऊर्जा बनाने में काम आता है, तो आपका कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने कक्षा 9-10 में पढ़ा हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग जिसको ऊर्जा घर भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, ऊर्जा घर, ऊर्जा ग्रह या घर बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा ग्रह। जैसा कि हम आपको भी फोटो दिखाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, ये देखिए आप फोटो है, ये क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, जूते की आकार की संरचना होती है, चप्पल या जूता कह सकते हैं आप, उसकी आकार की संरचना होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो आपका क्रेब्स चक्र होता है, अब देखिए क्वेश्चंस का लेवल दोस्तों बढ़ता जा रहा है। आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ मालूम पड़ रहे होंगे, इसका कारण यही है कि हम लोग 6 क्लासेस ऑलरेडी बना चुके हैं, उसमें सरल सरल क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो सब हम इंक्लूड कर चुके हैं। अब जितनी भी आगे वीडियो आएंगी उनमें क्वेश्चंस का लेवल हाई होगा, तो अपनी तैयारी जारी रखिए। अब यहाँ पे पूछ लेता है कि जो क्रेब्स चक्र होता है वो किस अंग में चलता है, तो आपको क्या बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। किस में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूछ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी, इसका नामकरण किसने किया, तो 3 साइंटिस्ट आपको नाम याद रखने, ठीक है। अगर कह दे कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, तो सी बेंडा, इसने सी बेंडा ने, ठीक। और अगर पूछ ले खोज किसने करी, तो पहले तो खोज करी थी कोलिकर ने, उसके बाद इसकी बाद में इसको अल्टमान, ठीक है, अल्टमान ने इसकी खोज करी। अल्टमान ने इसकी खोज करी थी, लेकिन इसको नाम ये नहीं दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था, इसको कहा था बायोप्लास्ट कहा था अल्टमान ने। और पूछ लिया जाए कि नाम किसने दिया, तो सी बेंडा। कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कंफ्यूजन वाले। एक तो हो गया नामकरण किसने किया, वो आपको मैंने बता दिया, सी बेंडा ने किया। खोज किसने करी, तो अगर ऑप्शन में कोलिकर दिया हो तो आप कोलिकर लगा दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही खोज करी थी, कोलिकर ने, ठीक। उसके बाद अल्टमान आए, अल्टमान ने भी इसकी खोज करी, तो उन्होंने इसको बायोप्लास्ट कह दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया ना कहकर। माइटोकॉन्ड्रिया बाद में एक और साइंटिस्ट आए 12 साल के बाद, जिनका नाम था सी बेंडा, उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो क्रेब्स चक्र चलता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा ग्रह भी बोलते हैं। कई क्वेश्चन बनते हैं, कोशिका एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, तो यहाँ से भाई बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि इसकी संरचना कैसी, जूते की आकार की या चप्पल की आकार की। अब ये जो आपकी संरचना दिख रही है आपको, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी संरचना दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोल देते हैं, ठीक। ये देखिए लिखा क्रिस्टी। अब इसके अंदर जो ये द्रव भरा होता है, ये देखिए ये जो द्रव भरा है, इसको मैट्रिक्स बोल देते हैं। इतना काम का नहीं, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कुछ कुछ। और जैसे यहाँ पे एक ये दिया गया है नाम, राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है,
ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है या प्रोटीन संश्लेषण। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, ये समझ में आया होगा आपको। अब ये देखिए हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कई बार बता चुके हैं कि फैमिली या फिर बोटेनिकल नेम से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रूसीफेरी कुल का पौधा कौन सा है। क्रूसीफेरी की बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है ब्रेसिकेसी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रेसिकेसी, इसका दूसरा नाम होता है। और कह क्या रहा है यहाँ पे, कौन सा पौधा है। तो टमाटर आपको पता है किसका, सोलेनेसी का है। गाजर किसका है, अम्बली फेरी का है। और गांठ गोभी है आपका किसका पौधा है, ब्रेसिकेसी का है। ठीक, गांठ गोभी को हम लोग नोल होल बोलते हैं, इंग्लिश में याद रखिएगा, नोल होल। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार था और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।